नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में खेती किसानी के क्षेत्र से संबंधित सभी उपयोगी और जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। पीएम कुसुम स्कीम के माध्यम से किसानों को होगा फायदा, सरकार को बिजली बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे किसान। गन्ना किसानों को बड़ी राहत, गन्ना बकाये का समय पर भुगतान और चीनी के एक्सपोर्ट में तेजी लाने के लिए सरकार उठा रही है कदम। अरुणाचल प्रदेश में सरकार की कृषि और बागवानी को मदद, कृषि क्षेत्र के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उठाया कदम। और अब आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना के जरिए किसानों की आय में तेजी से वृद्धि हो सकती है। किसान अपने खेत की अनुपजाऊ जमीन पर खुद या किसी निवेशक के साथ सोलर संयंत्र की स्थापना करके उसकी बिजली बेचकर नियमित आय कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में किसानों को पीएम कुसुम स्कीम से और क्या-क्या फायदा मिलने वाला है। सरकार ने साल 2018-19 के आम बजट के दौरान कुसुम योजना या किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान की घोषणा की थी। इस योजना की शुरुआत किसानों की आय बढ़ाने व कृषि क्षेत्रों में सिंचाई के लिए उपयोग होने वाले सभी डीजल या बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा से चलाने के लिए की गई थी। इस महत्वाकांक्षी योजना को मार्च 2019 में ही प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई थी, जिसके बाद जुलाई 2019 में इससे संबंधित दिशा निर्देश भी तैयार किए गए थे। पीएम कुसुम योजना को लेकर किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार 24 अगस्त को भोपाल के मिंटो हॉल में एक कार्यशाला आयोजित करेगी। इसमें कंसल्टेंट, बैंक और कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। किसानों को स्वेच्छा से डेवलपर चयन की स्वतंत्रता रहेगी। योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है। योजना के तहत प्रदेश को 300 मेगावाट के पैकेज का आवंटन किया जाएगा। केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कुसुम योजना के तहत प्रदेश में कुल 300 मेगावाट क्षमता का आवंटन किया गया है। ऊर्जा विकास निगम द्वारा अब तक निविदा के 2 चरणों में कुल 42 निविदाकर्ताओं का सौर ऊर्जा उत्पादक के रूप में चयन कर 75 मेगावाट क्षमता का आवंटन किया जा चुका है। पीएम कुसुम योजना के तहत सौर संयंत्र की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित विद्युत सब स्टेशनों के लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में किसानों द्वारा उनकी अनुपयोगी बंजर कृषि भूमि पर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों को विकसित करने की योजना है। 1 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए लगभग 4 से 5 एकड़ भूमि की जरूरत होती है, जिससे एक वर्ष में लगभग 15 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। उत्पादित बिजली की खरीद मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर या उससे कम दरों पर की जाएगी। आयोग द्वारा कुसुम योजना में स्थापित संयंत्रों से उत्पादित बिजली के विक्रय के लिए 3 रुपए 7 पैसे की सीलिंग दर निर्धारित की गई है। इस प्रकार सौर ऊर्जा उत्पादकों को एक वर्ष में लगभग 46 लाख रुपए आय की संभावना है। दो 2023 का साल पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसकी अगुवाई भारत करेगा। भारत सरकार भी पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चला रही है। 2023 को देखते हुए आगे भी कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। आइए दिखाते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। अच्छी सेहत के लिए अच्छा भोजन जरूरी है। दुनिया भर में कुपोषण की समस्या का बड़ा कारण पोषण युक्त भोजन की कमी है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है।
इसकी पहल भारत ने की थी और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन को 2018 में प्रस्ताव भेजा था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंजूरी दे दी और इसकी अगुवाई की जिम्मेदारी भी भारत को ही सौंपी। इस पूरी कवायद का मकसद खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए पोषक अनाज के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि खान पान और स्वास्थ्य की बदलती स्थितियों के बीच पोषक अनाज का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे पोषक अनाज के विकास के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 2018 में इसका राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था और एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए कदम्बों को पोषक अनाज के रूप में मान्यता दी। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत उप मिशन शुरू किया गया। कदम्ब मूल्य श्रृंखला में राज्य सरकारों और हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए और देश में 18 बीज उत्पादन केंद्र और 22 बीज हब स्थापित किए गए। साथ ही सरकार की ओर से तकनीकी का हस्तांतरण और मूल्य संवर्धित उत्पादों को विकसित करने के लिए मिलेट्स के 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, सेहत से भरपूर मिलेट्स को पोषण मिशन अभियान में भी शामिल किया गया है। मिलेट्स के बहुत से कृषक उत्पादन संगठन भी बनाए गए हैं और भारतीय कदम्ब अनुसंधान संस्थान ने खेत से थाली तक मिलेट्स पर एक पूरी मूल्य श्रृंखला तैयार की है। इन कदमों का अच्छा असर हुआ है, खासतौर से पैदावार के क्षेत्र में। 2017-18 में मिलेट्स की पैदावार 164 लाख टन थी, जो 2020-21 में बढ़कर 176 लाख टन हो गई है। उत्पादकता में भी सुधार हुआ है। 2017-18 में प्रति हेक्टेयर 1163 किलो मिलेट्स उपज रहे थे, जो अब 1239 किलो हो गए हैं। इसी तरह 2017-18 में मिलेट्स का निर्यात 219 लाख 80 हजार अमेरिकी डॉलर था, जो 2020 में बढ़कर 247 लाख 30 हजार डॉलर हो गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष की तैयारियों में जुट गया है। इस संबंध में हाल के दौरान एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है। भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी कई तरह की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। 2023 में साल भर कार्यक्रमों का सिलसिला चलेगा और इससे पहले भी अनेक कार्यक्रम शुरुआती रूप से किए जाएंगे। भारत सरकार गन्ना किसानों के गन्ना बकाये का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरप्लस चीनी के निर्यात और चीनी को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रोत्साहन देने के लिए सक्रियता के साथ कदम उठा रही है। आइए दिखाते हैं गन्ना किसानों को राहत पर यह विशेष रिपोर्ट। भारत दुनिया में चीनी का दूसरा बड़ा उत्पादक है। देश में बढ़ते चीनी भंडार को कम करने के लिए सरकार को पिछले 2 वर्ष इसके निर्यात के लिए सब्सिडी की पेशकश करनी पड़ी। इससे नकदी की तंगी से जूझ रही चीनी मिलों को गन्ना उत्पादक किसानों के बकाये का भुगतान करने में मदद मिलने का रास्ता खुला। साथ ही गन्ना किसानों को सरकार के इस कदम से अच्छा फायदा भी होगा। देश में पिछले कुछ वर्षों में चीनी का उत्पादन घरेलू खपत से ज्यादा रहा है। केंद्र सरकार चीनी मिलों को सरप्लस चीनी को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और चीनी के निर्यात को सहज बनाने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है, जिससे उनकी लिक्विडिटी की स्थिति में सुधार हो। पिछले 3 सत्रों में लगभग 6 लाख 2 हजार मीट्रिक टन, 38 लाख मीट्रिक टन और 59 लाख 60 हजार मीट्रिक टन चीनी का निर्यात किया गया। वर्तमान चीनी सत्र 2020-21 में सरकार चीनी के 60 लाख मीट्रिक टन निर्यात को सुगम बनाने के लिए 6,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से सहायता उपलब्ध करा रही है। 60 लाख मीट्रिक टन के निर्यात लक्ष्य की तुलना में लगभग 70 लाख मीट्रिक टन के अनुबंधों पर हस्ताक्षर हुए। कुछ चीनी मिलों ने आगामी चीनी सत्र 2021-22 में निर्यात के लिए अग्रिम अनुबंधों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। चीनी के निर्यात से मांग आपूर्ति का संतुलन बनाए रखने और चीनी की घरेलू एक्स मील कीमतों को स्थिर रखने में सहायता मिली है। हमारी सरकार चीनी मिलों को अतिरिक्त गन्ने से इथेनॉल बनाने को प्रोत्साहित कर रही है, जिसे पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। इससे न सिर्फ हरित ईंधन का उद्देश्य पूरा होता है, बल्कि कच्चे तेल के आयात के मद में विदेशी मुद्रा की भी बचत होती है। मिलों का इथेनॉल की बिक्री से मिले राजस्व से चीनी मिलों को किसानों के गन्ना बकाया के भुगतान में भी सहायता मिलती है। वर्ष 2024-25 तक 60 LMT चीनी को इथेनॉल में परिवर्तित करने का अनुमान है। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद
नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार अपने स्तर से प्रयासों में लगी हुई है, जबकि कई राज्यों की सरकारें भी किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इस क्रम में अरुणाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार योजनाएं चला रही है। आइए देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के किसानों को सरकार की ओर से मिलने वाली मदद पर एक रिपोर्ट। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवानी योजना की खातिर 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी निर्धारित की है, जिसमें ऋण संबंध योजनाओं के 3 घटक होंगे: बैंक ऋण, सब्सिडी और लाभार्थियों का योगदान। बैंक ऋण यानी खेती बागवानी करने वालों को बेहद मामूली दर पर बैंक से लोन मुहैया करवाया जाएगा, ताकि पूंजी के अभाव में किसानों को बीज, खाद, सिंचाई वगैरह के लिए दिक्कत ना हो। बिना किसी गारंटी के ही किसानों को लोन मुहैया कराया जाएगा। कुछ राज्यों में इस तरह की अन्य योजनाएं भी चलाई जाती है। सब्सिडी के तहत किसानों को उनकी जरूरत के लिए सरकार सब्सिडी देगी। वहीं लाभार्थियों को अन्य प्रावधानों के तहत भी सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि योजना में सब्सिडी का हिस्सा 45% होगा, जबकि लाभार्थी को 10% योगदान करना होगा। शेष बैंक लोन होगा। खेती करने वालों, स्वयं सहायता समूहों और कृषक उत्पादक संगठनों के लिए ये योजना उपलब्ध होगी। इस कार्यक्रम के तहत किसान 1,06,000 रुपए का कर्ज बिना बैंक गारंटी के स्वयं सहायता समूह 10 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए लोगों को अपने जिले के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसमें 300 करोड़ रुपए का निवेश क्षेत्र में होने की उम्मीद है। इसमें सरकार का सब्सिडी हिस्सा 120 करोड़ रुपए के करीब रहने का अनुमान है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय कर रखा है। 8 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बरेली में किसान रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि जब देश साल 2022 में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाए। समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं डेयरी व्यवसाय में बड़ी भूमिका निभा रही हैं और करीब 7 करोड़ किसान परिवारों में आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। हरियाणा में बहुत से स्वयं सहायता समूह डेयरी कारोबार से जुड़े हैं। इन समूहों को करनाल में स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण प्राप्त कई समूह कामयाबी की दास्तान लिख रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस विषय के बारे में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में है। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष परियोजना चला रहा है। परियोजना का नाम है डेयरी आधारित माध्यमिक कृषि के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में सुधार। ये ऐसी परियोजना है जो डेयरी के क्षेत्र में आने के लिए ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित करती है। हरियाणा की बहुत सी महिलाओं ने डेयरी के जरिए आय सृजित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की परियोजना का उद्देश्य ये है कि महिलाएं खाली समय का इस्तेमाल डेयरी आधारित गतिविधियों पर करें और परिवार की आमदनी में योगदान दें। इसके लिए डेयरी संस्थान महिलाओं को दूध आधारित उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देता है। ये संस्थान मूल्यवर्धित डेयरी उत्पादों पर अब तक करीब 50 प्रशिक्षणों का आयोजन कर चुका है, जिनमें 27 गांवों की 635 ग्रामीण महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय कौशल परिषद ने निर्धारित राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार किया है। प्रशिक्षण के बाद स्वयं सहायता समूहों ने काम शुरू किया और अलग अलग कामों को आपस में बांट लिया। मिसाल के तौर पर 2-3 महिलाएं दूध संग्रहण के काम में लग गईं, कुछ महिलाएं उत्पाद बनाने लगी, जबकि कुछ की जिम्मेदारी पैकेजिंग की होती है। इसके अलावा कम से कम एक महिला मार्केटिंग का काम देखती है और एक हिसाब किताब रखती है। इस तरह ये महिलाएं अपने परिवार के लिए अलग से कमाई का इंतजाम कर लेती हैं और उनमें डेयरी आधारित उद्यम अपनाने की क्षमता भी विकसित हो सकती है। NDRI ने महिला सशक्तिकरण लैब में ऑन कैंपस ट्रेनिंग का भी आयोजन किया। अधिकतम महिलाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से संस्थान ने चयनित गांवों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। करनाल, पानीपत और सोनीपत ने इस दिशा में शानदार काम किया है। अपने उद्यम के शुरुआती दौर में ही ज्यादातर समूहों ने 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की अतिरिक्त आमदनी हासिल की। समूह अब अपने उत्पादों को अन्य पारिवारिक कार्यों, सरकारी मेलों, आयोजनों और विवाह के दौरान आसपास के क्षेत्रों में बेच रहे हैं। करनाल में मंगलोरा गांव है। यहाँ के एक स्वयं सहायता समूह ने तो भारतीय स्टेट बैंक से डेयरी पशुओं की खरीद के लिए 10,50,000 रुपए का ऋण लिया। ये समूह नाबार्ड और राज्य लाइन विभागों की ओर से आयोजित मेलों में भी दूध, पनीर, मट्ठा और गुलाब जामुन बेचने का काम कर रहा है। करनाल ही के 2 और समूह अपने ही गाँव में घी और खोआ बेच रहे हैं। करनाल जिले के भारतीय स्वयं सहायता समूह ने तो सर्वश्रेष्ठ स्टॉल का पुरस्कार भी जीता। संस्थान की ओर से इसी साल फरवरी में आयोजित राष्ट्रीय डेयरी मेले के दौरान भारतीय समूह ने पनीर बनाने की प्रतियोगिता में भी पहला स्थान हासिल किया। कोविड-19 के दौरान कुछ स्वयं सहायता समूहों ने स्थानीय ग्रामीणों की मांग के अनुसार दुग्ध उत्पादों के साथ फेस मास्क भी वितरित किए। ये मास्क महिलाओं ने ही तैयार किए थे। समूह की नियमित आय को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के परिसर में कैंटीन की सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है।
ग्राहक वास्तविक डेयरी उत्पादों की आपूर्ति के लिए 10 से 20% अतिरिक्त मूल्य का भुगतान करने के लिए भी तैयार हैं। आजकल मिलावट का दौर है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाले मिलावट रहित डेयरी उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ावा देने में भी मदद मिली है। कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों के बावजूद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान भारत ने 2021-22 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में 44.3% की उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की। चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों के दौरान कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आइए डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट पर। विश्व व्यापार संगठन के व्यापार मानचित्र के अनुसार वर्ष 2019 में 37 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल कृषि निर्यात के साथ भारत विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा की गई पहलों ने देश को ऐसे समय में इस उपलब्धि को अर्जित करने में मदद की जब महामारी का प्रकोप अपने चरम पर था। वाणिज्यिक सूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा जारी त्वरित अनुमानों के अनुसार अप्रैल-जून 2021 के दौरान एपिडा उत्पादों के कुल निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 44.3% की वृद्धि देखी गई है। भारतीय कृषि निर्यात के हिसाब से देश ने पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 अप्रैल-मार्च में डॉलर के हिसाब से 25.02% और रुपए के हिसाब से 29.43% की वृद्धि दर्ज की है। हालांकि अनुमान लगाया गया है कि चालू वर्ष 2021-22 में भी देश के कृषि निर्यात में लगभग 15% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की जाएगी। त्वरित अनुमानों के अनुसार ताजे फलों और सब्जियों के निर्यात में 9.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों जैसे सुखाए या फुलाए गए अनाजों और विविध प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात में 69.6% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत ने अन्य अनाजों के निर्यात में 415.5% की तेज बढ़ोतरी दर्ज की, जबकि मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात में चालू वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 3 महीनों में 111.5% की वृद्धि देखी गई। चावल का निर्यात जिसने 25.3% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। अप्रैल-जून 2020 के 1914.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-जून 2021 में 2398.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। एपिडा ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ कृषि और खाद्य उत्पादों पर और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हस्तशिल्प सहित जीआई उत्पादों पर वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन करके भारत ने पंजीकृत भौगोलिक संकेत वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी कई पहल की है। और आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम खबर खेती में केवल इतना ही। अब आप हमारे कार्यक्रम को सिर्फ एक QR कोड को स्कैन करके भी देख सकते हैं या फिर डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी आत्मनिर्भर भारत के सभी प्रसारित कार्यक्रमों को दोबारा देखकर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।